Hello students, welcome to Dia Educates. Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स में वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 2021. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, and उनके पास 18 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर है 11th और 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड fill the above link given there and then you will join directly to our group that is दिया जेम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जेम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जेम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। Today we are starting with class 9 science chapter 10 gravitation part 3 question session. So students, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमारी थ्योरी क्लास में हमने पार्ट 3 में पढ़ा था, हमने थ्रस्ट, प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, बायन्स फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। हम अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है। आई होप मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको यहाँ पे सब क्लियर हो जाए कि अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड, दैट मीन्स जो हमने पार्ट 3 में पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप उसे सॉल्व कर पाए और मेरी पढ़ाया हुआ आपको प्रॉपर समझ में आए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं वो है थ्योरी पार्ट 3 के। दोज आर द टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर and buoyancy, Archimedes principle and its applications, density and relative density. हम इनसे related questions आज perform करने वाले हैं। Let's start with the first question, that is a student using spring balance records the weight of an iron cube in air, in tap water and in concentrated solution of common salt in water. If his 3 readings taken in this order were W1, W2 and W3, he is likely to observe that first, W1 is greater than W2 and W2 is greater than W3. And the third is W1 is greater than W2 and equal to W3. And the third is W1 is greater than W3 and greater than W2. And the fourth is W1 is equal to W2 and less than W3. So students, इस क्वेश्चन में जो आपका W1 है वो आपका आयरन क्यूब का वेट है जब आपने उसे इन एयर लिया है। W2 जो है वो वेट है आयरन क्यूब का जब आप उसे आपने नॉर्मल टैप वाटर में लिया है। एंड W3 जो आपका वेट है वो है आयरन क्यूब का जब उसे आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में लिया है, जो कि कॉमन सॉल्ट को वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया गया, आपने उसमें उसका वेट देखा है। आपको बताना है कि आयरन क्यूब का जो वेट है वो किस तरह से वेरी करेगा, आपकी रीडिंग किस तरह से आएंगी।
सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आपका जो एयर में वेट है, आपका जो एयर में वेट होगा तब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हमें जैसे कि पता है जो बायन फोर्स है वो कब एक्ट करती है, जब आपका ये लिक्विड है, चाहे वो आपका वाटर है या कॉमन सॉल्ट है, दोनों लिक्विड है पर ये आपका गैसियस में है। सो जब हम वाटर में उसे किसी भी चीज को इंसर्ट करते हैं, सो बायन फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे वो इमर्स होता है किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में बेसिकली जब इमर्स होता है। तो इसलिए वाटर और कॉमन सॉल्ट में जो आपका बाइंड फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा, एज मतलब आपका वेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एयर। सो दैट्स पॉसिबल कि आपका जो W1 है वो सबसे ग्रेटर होगा। मींस आपके पास अब कितने ऑप्शन आ सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि W1 दैट इज एयर में आपका आयरन क्यूब का वेट बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्ट में एंड वाटर में। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे W2 की बात करें तो स्टूडेंट्स एज वी नो कि जब हम उसमें सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो उसकी डेंसिटी में फर्क आ जाएगा। डेंसिटी में फर्क आने की वजह से जो आपका वेट है वो W3 के केस में सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। वाटर के केस में फिर भी वो एज कंपेयर टू कॉमन सॉल्ट ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि आपका W2 ग्रेटर देन W3 है और इन सबसे ज्यादा ग्रेटर है W1। तो ये केस हमारा कौन सा ऑप्शन कहता है, ये केस हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। So, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें बिल्कुल सही रीडिंग्स दे रहा है, दैट इज W1 इज ग्रेटर देन W2 and W2 is greater than W3. So now move on to the next question. When a body is floating in a liquid, then weight of the body is balanced by the upward thrust of liquid on the body. जब आप किसी बॉडी को लिक्विड में फ्लड कराते हैं, देन जो वेट है आपकी बॉडी का वो बैलेंस करता है अपवर्ड थ्रस्ट जो लिक्विड से बॉडी पर लगता है। तो जिसकी वजह से ड्यू टू दिस द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द, वो किसके इक्वल आता है, जब आपकी बॉडी को स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी, आपका ये लिक्विड है एंड इसमें आपकी बॉडी फ्लड कर रही है, तो आपका जो वेट है बॉडी का वो बैलेंस करता है अपवर्ड थ्रस्ट, कि आपका जो mg है वो इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो आपकी जो बॉडी है बेसिकली वो फ्लड करती है। ड्यू टू दिस अपरेंट वेट जो बॉडी का है वो किसके इक्वल आता है, फर्स्ट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, B is 0, C is weight of the body outside the liquid, and D is sum of the weight of the liquid displaced by and weight of the body. So students, इसका आंसर है that is the B part, because students की जो आपका बॉडी का आपका वेट आएगा इन द लिक्विड वो 0 आएगा, वो किसी के इक्वल नहीं आएगा। बेसिकली आपकी जो अपवर्ड थ्रस्ट होती है दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट वो इक्वल आता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बट आपका जो अपरेंट वेट है लिक्विड के अंदर वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो अपवर्ड थ्रस्ट से बैलेंस हो रहा है। सो आपका जो अपरेंट वेट है बॉडी का लिक्विड में वो हो जाएगा 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student is performing the experiment to determine the density of a solid denser than water by using spring balance and measuring cylinder. During the experiment, he observed that a few air bubbles were sticking to the solid when immersed in water. What will the presence of air bubbles lead to? एक student है, students जो perform कर रहा है experiment to determine the density of solid by using spring balance. उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहां पे वो डेंसिटी देखना चाहते हैं एक सॉलिड की जो कि ज्यादा डेंसर है देन वाटर। मीन सॉलिड जो है वो ज्यादा डेंसर है वाटर से और वो उसकी डेंसिटी देखना चाहता है बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड उसको वो एक सिलेंडर से मेजर कर रहा है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ एयर बबल्स हैं जो स्टिक हो रहे हैं टू द सॉलिड व्हेन दे आर स्टिकिंग टू द सॉलिड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, की जब उसने सॉलिड को वाटर में इमर्स किया है सो उसकी तरफ आसपास में कुछ बबल्स हैं जो सॉलिड से स्टिक हो रहे हैं। सो व्हाट विल द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स लीड टू, कि एयर बबल्स की जो प्रेजेंस है वो क्या बताती है कि स्टूडेंट्स ये आपका बीकर है जिसमें उसने एक सॉलिड को इमर्स किया है वाटर में। सो बेसिकली जो बबल्स हैं वो इस सॉलिड से स्टिक हो रहे हैं। सो उन बबल्स का क्या मतलब है, द ए ऑप्शन इज नो चेंज इन डेंसिटी, की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। बी इज इंक्रीज इन डेंसिटी, की डेंसिटी उसकी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो कि आपका जो डेंसिटी होगा सॉलिड का वो वाटर में जाने की वजह से उसकी डेंसिटी वाटर से अब जैसे हमारा वेट है स्टूडेंट, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास एंड वॉल्यूम पे ना। सो वेट मतलब बेसिकली वॉल्यूम किससे आएगा, उसका जो वेट है सब चीजें उसमें आ रही होंगी। सो एज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ये नीचे पानी में इमर्स हो रहा है तो एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रही होगी, वो पानी के साथ आ रहा है, तो दैट मीन्स उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, उसकी ओरिजिनल डेंसिटी से उसकी जो रियल डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज डिक्रीज इन डेंसिटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज देयर विल बी अ डिक्रीज इन
density due to which there is the presence of air bubbles. So now let's see the next question. A body is just floating on the surface of a liquid. Density of the body is same as that of the liquid. The body is slightly pushed down. What will the body do? So students, हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो ये कि एक बॉडी है जो लिक्विड के सरफेस पे जस्ट फ्लड कर रही है एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ लिक्विड. जो बॉडी की डेंसिटी है वो सेम है एज लिक्विड. तो बॉडी जो है उसे हमने स्लाइटली पुश डाउन किया है. सो बॉडी अब क्या होगी जब हमने उसे स्लाइटली नीचे की तरफ पुश किया है. सो क्या वो डूब जाएगी? बी इज ऑसिलेट अबाउट हिज मीन पोजीशन. कि वो अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगी. यस ही इज फ्लड इनसाइड द सरफेस ऑफ लिक्विड. कि वो इन सरफेस जो है लिक्विड का उसके अंदर फ्लोटिंग करेगी. या डी इज रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. जो पहले जैसे थी वो वैसे ही फ्लोटिंग करेगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज कि आपका वो करेक्ट है बिकॉज ड्यू टू द रीजन यहाँ पे फर्स्ट कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है कि वो डूब जाएंगी. क्यों? क्योंकि बॉडी पहले ही उसमें तैर रही थी. इट वॉज फ्लोटिंग. दोनों की डेंसिटी इक्वल है. तो जब आप उसे थोड़ा भी प्रेशर देंगे तो उसकी वजह से वो नीचे चली जाएगी. क्योंकि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें गिवन है. तो बॉडी जो है वो नीचे चली जाएगी और वो डूब जाएगी. बेसिकली वो फिर नहीं वापस ऊपर आएगी, वो फ्लोटिंग नहीं करेगी, वो सीधा ही डूब जाएगी. इट विल सिंक. सो द ए ऑप्शन इज द correct option. Now move on to the next question. Relative density of a substance depend upon. Relative density students किस पे depend करती है substance की? Mass of the substance पे, volume of the substance पे, shape of the substance पे और material of the substance. So students, आप भी सोचिए कि हमने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था, हमने डेंसिटी स्टडी किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हमने थ्योरी पढ़ी थी. सो वहां पे हमें क्या पता लगा था कि हमारा जो सब्सटेंस है, डेंसिटी है, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है. स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो डेंसिटी है वो हमारी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. एज जो हमारी डेंसिटी है, वॉल्यूम जो है वो मास पे डिपेंड करता है. बट स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो दोनों के मास पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द वॉल्यूम. वॉल्यूम उनका क्या है, वो छोटा है बड़ा है उस पर मैटर नहीं करता कि वॉल्यूम उसका कितना है. ओनली इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस. सो जो स्टूडेंट्स, अगर आपको वहां पे नहीं भी क्लियर हुआ तो मैं इस क्वेश्चन इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने वो क्वेश्चन ऑप्ट किए हैं जिनसे जो छोटी छोटी चीजें आपको थ्योरी में क्लियर नहीं हुई है वो आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो जाए. कि जो छोटी छोटी चीजें हम कई बार थ्योरी में हमारी रह जाती है वो हमें यहाँ क्लियर हो जाए कि अगर हमें क्वेश्चन आता है तो उसका क्या आंसर देंगे. सो स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस की जो रिलेटिव डेंसिटी है बेसिकली वो मास पे डिपेंड करती है उस सब्सटेंस पे. सो ए ऑप्शन इज द correct one. Now move on to the next question. To compare the pressure exerted by a cuboid, a student was given 3 cuboids made of iron, aluminium and wood respectively. The dimensions of each cuboid are 20 cm, 15 cm and 10 cm. To perform the experiment effectively, the student should choose aluminium cuboid, iron cuboid, wooden cuboid और any of the 3 cuboid. स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है यहाँ पर आप लोगों की तरह ही जिसे कंपेयर कर रहा है वो जो क्यूबॉइड्स है वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो एक स्टूडेंट ने 3 क्यूबॉइड्स लिए हैं. वन इज ऑफ आयरन, सेकंड इज ऑफ एल्यूमिनियम एंड वुड. वो इन तीनों का प्रेशर एक्सर्टेड देखना चाहता है कि क्या क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कितना कितना एक्सर्ट करेंगे. और जो तीनों ही क्यूबॉइड्स हैं जो उसने तीनों ही मटेरियल के लिए हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं that is length is 20 centimeter, breadth is 15 centimeter and the height is 10 centimeter. तो ये उनकी डायमेंशंस है, मीन्स ये उनकी हमें गिवन है कि वो सेम साइज के हैं बेसिकली. सो हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या स्टूडेंट का जिसमें देखना है कि किस चीज से ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसे कौन सा ज्यादा चूज करना चाहिए प्रेशर एक्सर्टेड देखने के लिए. सो फर्स्ट इज एल्युमिनियम क्यूबॉइड, बी इज आयरन क्यूबॉइड, वुडन क्यूबॉइड या तीनों में से वो कोई भी चूज कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप ये देखें स्टूडेंट्स तो आपको इनकी डेंसिटी बेसिकली देखनी चाहिए कि किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है. सो स्टूडेंट्स, आयरन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 5. सो वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसके लिए ज्यादा प्रेफर होगा कि वो अगर वो आयरन क्यूबॉइड को चूज करे एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम एंड वुडन क्यूबॉइड, क्योंकि उनकी डेंसिटीज जो है वो कम है एज कम्पेयर टू आयरन. सो यहाँ पर जो हमारा दैट इज द बी ऑप्शन द करेक्ट वन कि उसे आयरन क्यूबॉइड प्रेफर करना चाहिए. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई प्रेशर ऑन ग्राउंड मोर व्हेन मैन इज वॉकिंग देन ही इज स्टैंडिंग. प्रेशर ग्राउंड पर तब ज्यादा क्यों होता है जब मैन वॉक करता है एज कम्पेयर टू जब वो खड़ा होता है. बी इज अ बकेट ऑफ वाटर. एक बकेट जो है वाटर से भरी वो क्यों लाइटर होती है व्हेन जब वो वाटर में होती है, बट जब उसे बाहर निकालते हैं तो वो हैवी हो जाती है.
सी इज आयरन नील फ्लोट्स ऑन मर्करी बट सिंक इन वाटर, कि मर्करी में एक आयरन नील मींस एक कील जो होती है वो फ्लोट करती है, एज कम्पेयर टू वाटर में वो डूब जाती है। डी इज इट इज इजी टू वॉक ऑन सैंड विद फ्लैट शूज देन ऑन हाई हील शूज, कि हमारे लिए बहुत इजी होता है शूज में, एक फ्लैट शूज में वॉक करना सैंड पे, एज कम्पेयर टू हील्स पहनकर आप वॉक करो हाई हील शूज पहनकर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने जब ये चीज पढ़ी थी कि हमारा प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है इसी से, हमने सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ा था, दैट इज ऑफ हाई हील्स, जो कि आपके लिए बहुत क्लियर है बताना कि क्यों हम हाई हील शूज नहीं प्रेफर करते, हम लो हील्स या फ्लैट शूज प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे देखिए आपको और एग्जांपल्स मिल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और दूसरी जगह पे प्रेशर कम है। सो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। ए पार्ट में स्टूडेंट्स की प्रेशर वॉक करने पे ज्यादा क्यों लगता है ग्राउंड पे एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो जब हम चलते हैं तो हमारा एक फुट जो है वो कांटेक्ट में रहता है ग्राउंड पर एक टाइम पर, मींस एट अ टाइम हमारा एक ही फुट ग्राउंड से कांटेक्ट में होता है, और जो सरफेस एरिया होता है एक फुट का वो लेस देन होता है 2 फीट से। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हुए हैं सो आपके दोनों फुट आपके जमीन पे हैं, पर एज कम्पेयर टू जब आप एक पैर से चल रहे हैं तो एट अ टाइम आप एक पैर जमीन पे रखते हैं, सो आपका जो उस टाइम पे सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, क्योंकि एक फुट का सरफेस एरिया, ऑब्वियसली बात है जब 2 फुट की बात कर रहे हैं तो वो जो एक फुट का सरफेस एरिया वो डबल हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपका एरिया कम होगा तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब आपका एक फुट वॉकिंग के टाइम पे होता है तो तब आपका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका एरिया कम है। और वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या इस वजह से, दैट्स वाई द रीजन ये पार्ट आपका, बिकॉज ये आपका है कि एरिया आपके 1 फुट का, यहाँ पे मैच लिखेंगे कि 1 फुट का जो एरिया है वो लेस देन 2 फीट है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे देखा कि 1 फुट का जो एरिया है वो 2 फीट से जो है कम होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रेशर 1 फुट पे ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू द सेकेंड फीट। तो यहाँ का जो प्रेशर है ऑन सेकेंड फीट वो कम हो जाता है, दैट वाज द रीजन कि प्रेशर जब हम वॉकिंग के वक्त जो एग्जर्ट होता है ग्राउंड पे वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब हम खड़े होते हैं। नाउ वी केम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया कि जब हम पानी से निकालते हैं बकेट को, पानी में जो बकेट होती है भरी हुई तब वो हमें लाइटर लगती है, जब हम बाहर निकाल लेते हैं उसे तो वो हैवी लगती है। तो इसका रीजन ये है कि जो बकेट जो होती है वो इसलिए बकेट ऑफ वाटर हैवी फील होती है जब हम उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब वो पानी में इमर्स है सो बाइंड फोर्स एक्ट कर रही होती है उसमें, जो कि इक्वल हो जाती है टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बकेट, की बकेट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है वो उसके इक्वल हो जाती है बाइंड फोर्स, जिस वजह से हमें फील नहीं होता पानी कि हमें वहां पे पानी है। तो इस वजह से वो बाइंड फोर्स जो है वो इक्वल हो जाती है और वो सारा प्रेशर ले लेती है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर नहीं फील होता। पर जब हम बाल्टी बाहर निकाल लेते हैं सो उस टाइम पे हमें फील होता है, जब तक वो पानी में है बाइंड फोर्स एक्ट करने की वजह से और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को लगाकर जीरो हो जाती हैं। एक तरफ से आपका वेट ऑफ वाटर लग रहा है जो डिस्प्लेस हो रहा है और एक तरफ से आपकी बाइंड फोर्स लग रही है, सो दोनों ही फोर्सेस जो है वो जीरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ भी प्रेशर फील नहीं होता। अगर फोर्स ही जीरो हो गई तो आपका प्रेशर जीरो हो जाता है, दैट्स व्हाई आपको कुछ भी फील नहीं होता। और इस वजह से आपका जो जब आप बाहर निकालते हैं तो आपको पानी का वेट भी फील हो रहा है, बकेट का वेट भी फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फोर्स ज्यादा लगती है और आपका प्रेशर ज्यादा लगता है। तो दैट्स व्हाई बाहर निकालने पे आपका जो बकेट है वो इसलिए ज्यादा होता है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन हो गई। नाउ सी पार्ट, आयरन नील जो है वो मरकरी में फ्लोटिंग करता है एंड सिंक हो जाता है वाटर में, क्यों डूब जाता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो आयरन नील है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर, दैट इज, सो लेट्स स्टार्ट विद द सी पार्ट। स्टूडेंट्स, आयरन नील की जो डेंसिटी है वो मरकरी से बहुत कम होती है, मींस जब आप आयरन नील की बात करते हैं वो मरकरी में जो तैरता है आप कहते हैं कि इट्स फ्लट्स इन वाटर, सो ड्यू टू बिकॉज ऑफ द रीजन की जो डेंसिटी है मरकरी की वो ज्यादा होती है आयरन नील से, तो इसलिए वो डूब जाता है एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ आयरन। कि जब आप आयरन नील को मरकरी में रखते हैं तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है और आयरन नील की डेंसिटी कम है, जिस वजह से मरकरी ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, उसकी जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा है और वो आयरन नील को डूबने नहीं देती। पर जब हम उसे वाटर में रखते हैं तो आयरन के कंपैरिजन जो आयरन का डेंसिटी है वो ज्यादा है और वाटर की कम है, जिसकी वजह से आपका जो नेल है वो डूब जाता है। सो सी पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, कि आपका जो डेंसिटी है मरकरी का वो ज्यादा होता है नेल से, आयरन नेल से, दैट इज
Fe से, जिस वजह से आपका वो डूब जाता है, मतलब ऊपर तैरता है। और दूसरे केस में जो आपकी डेंसिटी है आयरन नेल की वो ज्यादा होती है वाटर से, जिस वजह से वो उसमें डूब जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डी पार्ट देखें, इट इज इजी टू वॉक ऑन सैंड विद फ्लैट शूज देन ऑन हाई हील्स। सो स्टूडेंट्स, इसका रीजन आपको पता है, फ्लैट शूज में आपका जो एरिया है, जो आपका ग्राउंड या सैंड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो कम होता है, और एज कम्पेयर टू हाई हील्स आपका जो एरिया है वो कम हो जाता है जो सैंड के साथ कांटेक्ट में होता है इन हाई हील्स, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम लगता है। सो दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। सो स्टूडेंट, थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट से, देन हम प्रेशर की तरफ जाएंगे। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट थ्रस्ट की, तो स्टूडेंट्स थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स होती है जो एक बॉडी पे लगती है, जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, जिसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह होती है कि थ्रस्ट इज द फोर्स exerted by the body which is perpendicular to the surface of the surface। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट सरफेस है उसके इक्वल होती है, जिसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। बेसिकली उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, उसकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो न्यूटन्स में होती हैं, सेम एज फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे थ्रस्ट को एक फोर्स ही कह रहे हैं। सो उसकी जो यूनिट्स हैं वो एज सेम एज फोर्स होती है, विच इज न्यूटन। सो अब हम बात करते हैं प्रेशर की। हमने थ्रस्ट देख लिया कि क्या होता है, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या है? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या एक फोर्स है, वो थ्रस्ट, वो जो फोर्स है वो जब एक पर यूनिट एरिया पे लगती है दैट इज नोन एज प्रेशर। कि वो पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है दैट इज नोन एज प्रेशर। सो बेसिकली थ्रस्ट इज द फोर्स, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर किसके इक्वल आता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। जहां पे ये आपकी एफ आ गई, ये आपका ए आ गया। जो आपका फोर्स है वो न्यूटन्स में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये आपके प्रेशर के एसआई यूनिट्स होते हैं, जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से डोनेट करते हैं। बेसिकली जो पीए होता है, जिसमें 1 पास्कल इज इक्वल्स टू, कि जब आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन पर मीटर स्क्वायर, मींस आप 1 मीटर स्क्वायर पे आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज 1 पास्कल। और प्रेशर को आप पास्कल से डोनेट करते हैं। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है दैट इज पास्कल, जिसे आप अगर एक्सपैंड करके लिखना चाहते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट इज द सेम एवरीवेयर इन द लिक्विड। कि आपका जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय अ लिक्विड एक पॉइंट पे, वो सब जगह सेम लगता है ऑल द लिक्विड में। कि आपका एक लिक्विड के थ्रू एक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, आप लिक्विड में कहीं पे भी देखेंगे उस लिक्विड में वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है? सो स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय लिक्विड एट अ पॉइंट इज द डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। कि उस पॉइंट की डेप्थ क्या है वहां पर बॉटम में उस लिक्विड में, वो उस पे डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, वो हर जगह सेम नहीं होता, क्योंकि डेप्थ हर जगह सेम नहीं होती। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज द डिपेंडेंट, दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। सो डेप्थ ऑफ द पॉइंट पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से वो हर पॉइंट पे या हर लिक्विड में एवरीवेयर सेम नहीं होती है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A liquid contained in a vessel exerts pressure at all points and in all directions. So the pressure at a point in a liquid is the same in all directions, upward, downwards and sideways. It increases with the depth inside the liquid. Draw the required diagram. The first point is students कि आप liquid है, liquid contained in a vessel exert pressure। कि आपने एक vessel है, आपने उसमें liquid रखा हुआ है, वो pressure exert कर रहा है हर एक point पर in every direction। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी तक पढ़ा कि यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज वो सारी डायरेक्शंस पे लग रहा है। पानी लिक्विड की तरफ से वेसल में
प्रेशर हर एक डायरेक्शन से लग रहा है एट ऑल पॉइंट्स। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज सेम एज कि एक पॉइंट पर जो प्रेशर लिक्विड का लग रहा है वो सारी डायरेक्शन से उतना ही लग रहा होगा, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, साइडवेज हो। सो इट इंक्रीजेस विद द डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज भी करेगा। सो हमें इसका एक रिक्वायर्ड डायग्राम बेसिकली बनाना है कि हम इसे कैसे शो करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज Why is a force needed to keep a block of wood inside a water? की एक फोर्स की क्यों जरूरत पड़ती है एक ब्लॉक ऑफ वुड को पानी के अंदर रखने के लिए? क्यों वो तैरता है, वो क्यों नहीं डूबता? हमें पानी के अंदर रखने के लिए उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगानी पड़ती है। The third is will a body weigh more in air or vacuum when weighed with a spring balance? क्यों एक बॉडी ज्यादा वेट दिखाती है जो एयर या वैक्यूम पे होती है जब हम उसे स्प्रिंग बैलेंस से वेट करते हैं? इन सबके रीजन करने गिव एरियाज ऑन फॉर योर आंसर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज कि आपका जो लिक्विड साइड डायरेक्शंस में करते हैं तो उसका एक रिक्वायर्ड डायग्राम। जब आपकी बॉडी इमर्स की जाती है बेसिकली लिक्विड पे, तो जो थ्रस्ट है वो एक्ट करता है साइड वॉल्स पे, जो कि न्यूट्रलाइज भी हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो साइड वॉल्स पे उतना ही प्रेशर लग रहा है, आपको उतनी फोर्स लग रही है, तो थ्रस्ट जो साइड वॉल्स पे लगता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ड्यू बिकॉज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों मैग्नीट्यूड में इक्वल है फोर्सेस, थ्रस्ट लग रहा है बेसिकली, पर डायरेक्शन जो है उनकी ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई वो बैलेंस हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाउएवर जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर देखते हैं और अपर एंड लोअर फेसेस पे, वो इक्वल नहीं होता बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द अपर एंड लोअर फोर्सेस कॉज अ नेट अपवर्ड। क्योंकि इक्वल ना होने की वजह से उनमें एक नेट प्रेशर आ जाता है अपर और लोअर फेसेस के बीच का, जो कि नेट अपवर्ड फोर्स आ जाती है बेसिकली, जो कि इक्वल होती है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया की। सो जो नेट अपवर्ड फोर्स आती है दैट इज नेट अपवर्ड फोर्स, वो किसके इक्वल आ जाती है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, और कह लो कि वो अपवर्ड थ्रस्ट के इक्वल होती है। सो वो एक्ट करती है एट द सेंटर ऑफ बायंसी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये आ गया। सो अगर आप इसका विद डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से होता है कि ये आपका बीकर है, यहाँ पे ये आपका पानी का लेवल है, जो भी आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, आपने उसको यहाँ पे फिल किया। ये लिक्विड जब इस वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है और जो इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, वो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे साइडवेज में वो बैलेंस हो जाता है, पर ऊपर की वजह से होता ये है कि वो बैलेंस नहीं हो पाता वो प्रेशर, जिसकी वजह से अपवर्ड फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाती है, थ्रस्ट ज्यादा लगने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो उस पे एक्ट कर जाता है। नेक्स्ट इज द बी पार्ट, व्हाई द फोर्स नीडेड टू कीप अ ब्लॉक ऑफ वुड इनसाइड अ वाटर। सो इसका रीजन ये है कि अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर ऑन ब्लॉक व्हेन फुली सबमर्ज्ड इज मोर देन इट्स वेट। कि जो आपकी अपथ्रस्ट है ड्यू टू वाटर, जो ब्लॉक पे अपथ्रस्ट लग रही है, वो जब पानी पूरा डूब जाता है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उसके जो अपना वेट है ब्लॉक का, उससे डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है देन द डेंसिटी ऑफ कॉक। Hence, upthrust due to water on the block of a cork when fully submerged in water is more than its weight. A cube of mass 1 kg with each side of 1 centimeter is lying on the table. Find the pressure exerted by the block on the table. Take G is equals to 10 centimeter. So students, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एक क्यूब दिया गया है जिसका मास है 1 kg, उसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है, इस लाइन और टेबल पे रखा हुआ है। हमें प्रेशर बताना है कि वो ब्लॉक उस टेबल पे क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड के लिए लेनी है। सेकेंड पार्ट में हमें मास ऑफ अ सॉलिड गिवन है, दैट इज मास ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज टू बी डिटरमाइंड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। हमें वो निकालना है कि ये जो अगर एक क्यूब है उसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, आपको उसका निकालना है बाय स्प्रिंग बैलेंस। उसका मास क्या आएगा? इफ द आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वो जो आयरन क्यूब है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सो द बेस्ट suited spring balance for determining the weight of the solid would be of, वो किस रेंज की होगी? तो ये आपको कुछ रेंजेस दी गई है जिसका आपको बताना है कि बेस्ट सूटेबल आपका क्या होगा जो आपका वेट ऑफ द सॉलिड बता सकता है। The third is the density of turpentine oil, that is turpentine oil is 840 kg per meter cube. What will be its relative density? तो उसकी relative density क्या होगी? अगर आपके turpentine की ऑयल की जो डेंसिटी है वो ये है, density of water at 4 degree Celsius is 10 cube माइनस क्यूब, दैट इज 10 क्यूब केजी, दैट इज ये आएगा आपका 10 रेज टू पावर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपकी डेंसिटी होती है
वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी फोर्स की, जैसे कि सो एज हमें पता है कि हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू mg से हम डोनेट कर सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू mg होता है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो मास गिवन है वो आपको केजीज में गिवन है और आपको जो साइड दी हुई है वो सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर जब हम एरिया निकालेंगे सो इट्स वेरी इजी कि हम 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर कर देंगे जो कि क्यूब का एरिया आएगा। दैट इज आपके जो टेबल से लाई कर रहा है बेसिकली एक फेस जो क्यूब का है वो किसके आएगा, स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और आपको जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है, दैट मींस आपका एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बट एज वी नो कि आपका जो प्रेशर है अगर आप उसका एरिया आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं, दैट मींस आप सीजीएस सिस्टम में ले रहे हैं, सो आपको मास को जो आप फोर्स निकाल रहे हैं वो भी आपको सीजीएस सिस्टम में लेनी पड़ेगी, मींस मास को आपको ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको जी की वैल्यू दी गई है दे भी आपको ग्राम्स में लेनी पड़ेगी, मींस सीजीएस सिस्टम में लेनी पड़ेगी, तब आप इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स हमें पता है जी की जो सीजीएस सिस्टम में वैल्यू होती है वो होती है 981 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो स्टूडेंट्स आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह लीजिए आप इसे, ये आपकी यूनिट होते हैं जी के। सो स्टूडेंट्स जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए एफ इक्वल्स टू एम जी है, मास क्या है आपका, क्या जाएगा 1000, क्योंकि आपका केजीज में है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो मास क्या आ गया आपका 1000 ग्राम। और जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर 981, दैट इज 981 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका ये आ गई आपकी वैल्यू फोर्स की विच इज इक्वल्स टू दिस ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी आ गई फोर्स की यूनिट। अब स्टूडेंट्स अगर आप एरिया की बात करें तो वो क्या आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर आपका प्रेशर किसके इक्वल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू द फोर्स दैट इज 981 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया आपका प्रेशर डिवाइडेड अपॉन एरिया दैट इज इक्वल्स टू 1। सो ये आपका यहाँ से आंसर क्या आ गया 981 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। जब आप पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9.81 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। सो स्टूडेंट्स ये आपका पास्कल्स में आंसर आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई प्रेशर की। सो नाउ अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकेंड पार्ट में हमें जो दिया गया था दैट इज मास ऑफ सॉलिड क्यूब, जो कि आपको दिया गया था मास ऑफ सॉलिड क्यूब आपको था, और साइड 3 सेंटीमीटर इज टू बी डिटरमाइंड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस इफ द वेरिएंस, और यहाँ पे आपको सूटेबल बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस निकालता, बेस्ट सूटेबल स्प्रिंग बैलेंस फॉर डिटरमाइनिंग द वेट ऑफ आयरन सॉलिड। सो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है ना अपना। तो स्टूडेंट्स फॉर द सेकंड पार्ट हमें क्या बोला गया है, जो आपकी एज है, एज इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, देयरफॉर आपकी डेंसिटी क्या आ जाती है, अगर आपकी ये है और डेंसिटी आपको क्या गिवन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपकी एज गिवन है, ये आपकी डेंसिटी गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका मास क्या आ जाता है, मास विल बी इक्वल टू मास, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपको यहाँ पे 8.5 गिवन है मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपकी, अगर H3 है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहाँ से स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा आपका 229.5 ग्राम वेट। तो ये आ गया आपका मास स्टूडेंट्स। देयरफॉर आपका जो सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस ऑफ रेंज जो कर रहा है 0 to 250 ग्राम वॉट, वो विद लीस्ट काउंट 5 ग्राम वॉट विल बी सुटेबल, जो आपका वो सुटेबल होगा। सो वो क्या है आपका सेकेंड ऑप्शन। सो जो आपका वो वाली रेंज है जो क्या कर रही है 0 to 250 ग्राम वेट, जिसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम वेट। सो ये वाली आप सुटेबल रहेगी आपकी स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे आपका वेट देखने के लिए, जो आपको क्यूब का वेट निकालना। सो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको डेंसिटी गिवन है स्टूडेंट्स टर्पेंटाइन ऑयल की, और आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, दैट इज रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आ गई आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो आपको बेसिकली गिवन है क्वेश्चन में। सो यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या गिवन है आपको 840 kg पर मीटर क्यूब,
और डेंसिटी आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या गिवन है, दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से आपकी रिलेटिव डेंसिटी किसकी इक्वल आ जाती है स्टूडेंट्स, रिलेटिव डेंसिटी आपकी आ जाती है, इसे आप सॉल्व करेंगे 840 डिवाइडेड बाय 1000, so 0 0 से कैंसिल, सो ये आपकी आ गई 0.84 एंड आप यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगे। सो ये विदाउट इसके आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी के कोई यूनिट्स नहीं होते, सो ये आ गया। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज लेस देन 1, देयरफॉर वो पानी पे तैरेगी क्योंकि उसकी 1 से जो डेंसिटी है वो कम है, सो इट विल फ्लर्ट ऑन water. So now move on to the next question. A perpendicular force of 50 Newton acting on a surface generates a pressure of 250 Pascal. Calculate the area of cross section of the surface on which pressure is acting. आपको next is what is the lactometer used for? The third is state the unit of density and relative density in SI system. Fourth is state Archimedes principle, and the fifth is what is mean by Bayes force. So students first हम A part से that is first part से start करते हैं. So first part में students आपको क्या given है? So students अगर आप first part में यहाँ देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करना है। अगर आपका जो प्रेशर एक्सर्टिंग है वो आपको गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फोर्स गिवन है। सो स्टूडेंट्स एज वी नो जो आपका प्रेशर होता है वो इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, ये आ जाएगा आपको फोर्स अपॉन प्रेशर के। सो यहाँ से आपको फोर्स क्या गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 250 पास्कल एंड आपको जो प्रेशर दैट इज, सो स्टूडेंट्स आपको जो फोर्स गिवन है दैट विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन एंड जो आपको प्रेशर दिया है वो आपको 250 पास्कल्स गिवन है। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर स्क्वायर। सो आपका एरिया क्या आ गया, 0.2 मीटर square. So students, let's start with the second part. So students, in the second part हमें जो पूछा गया that is कि lactometer किस लिए यूज होता है. So lactometer is used for finding purity of milk. So lactometer का जो यूज है वो milk purity find करने के लिए होता है, basically to find the purity of milk. So students, lactometer basically यूज क्या होता है, purity of milk के लिए. Now solve the third part. Third part में हमें बोला गया state the unit of density and relative density in SI system. SI system में हमें units बताने हैं density के and relative density के. So students, हमारी जो relative density है students as we know उसके कोई भी units नहीं होते but density के होते हैं. So जो density है वो क्या होती है, density is equals to mass upon volume होता है. सो स्टूडेंट्स मास के यूनिट्स क्या होते हैं, मास के यूनिट्स होते हैं केजीज में एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो बेसिकली इसके यूनिट्स क्या आ गए, केजी पर मीटर क्यूब, बट रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट्स, उसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते क्योंकि आपकी डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की और डेंसिटी ऑफ वाटर से उसकी रेशियो आ जाती है जिस वजह से आपके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं दोनों के सेम होने की वजह से। सो रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पार्ट, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, When a body is immersed partially or completely in a fluid, जब हम एक बॉडी को partially या फिर completely immerse करते हैं एक फ्लूइड में जो कि चाहे लिक्विड हो या गैसियस हो, it experience an upward thrust, कि ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फील होती है या फिर जिसे हम बायेंट फोर्स भी बोलते हैं जो कि इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, या जो भी लिक्विड बॉडी ने डिस्प्लेस किया है उसके इक्वल होती है। तो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह लिखेंगे, देखिए, when a body is immersed partially or completely in a liquid or it is a fluid or gaseous, it experiences एंड अपथ्रस्ट। क्या एक्सपीरियंस करती है, एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है, या फिर हम उसे बायेंट फोर्स भी बोल सकते हैं कि वो एक बायेंट फोर्स एक्सपीरियंस करती है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू द वेट of the liquid
और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, की जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है बेसिकली उसके इक्वल होता है. सो ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल. फिफ्थ वाला जो पार्ट था वो था आपका बाय एंड फोर्स क्या होता है. स्टूडेंट्स, बाय एंड फोर्स क्या होता है, जब आपकी बॉडी को हम इमर्स करते हैं पार्शली या कंप्लीटली एक फ्लूइड में, तो एक अपथ्रस्ट फील करती है. दैट अपथ्रस्ट इज, अपथ्रस्ट मींस एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, दैट इज नोन एज बाय एंड फोर्स. तो इसकी स्टेटमेंट को इस तरह होगी, इफ अ बॉडी is immersed partially और fully completely, जो भी आप बोल सकते हैं, partially और completely in a fluid, कि जब वो एक fluid में partially या completely immersed हो जाती है, so it experiences an upthrust, जिसे हम बाय एंड फोर्स बोलते हैं. So now move on to the next question. Give the reason why a block of plastic when released under water comes up to the surface of water. क्यों रीजन होता है स्टूडेंट्स, जबकि आप एक प्लास्टिक का ब्लॉक लेते हैं और उसे हम पानी के अंदर डुबा देते हैं, उसे रिलीज कर देते हैं पानी के अंदर बिल्कुल नीचे लेवल पे, वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है सरफेस पे. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके पार्ट सॉल्व करते हैं. ऐसा इसलिए होता है, द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज ऑफ बायंसी फोर्स, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी है आपकी वो वाटर की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक की डेंसिटी, जिसकी वजह से आपका जो बायन फोर्स है वाटर के थ्रू लगता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाता है. तो इट इज बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स. तो बायंट फोर्स की वजह से होता है ये. नाउ मूव ऑन द सेकंड पार्ट, डिफाइन डेंसिटी. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी. स्टूडेंट, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. और इसके जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, मास के क्या होते हैं केजी, एंड वॉल्यूम के क्या होते हैं मीटर क्यूब. तो इसके यूनिट्स क्या हुए, केजी पर मीटर क्यूब. नाउ नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर के एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, एज वी नो कि अगर आप थर्ड पार्ट देखें, आपके प्रेशर के एसआई यूनिट क्या होते हैं, दैट इज नोन एज पास्कल, विच इज यूनिटेड बाय पीए, या फिर इसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं. एंड it is defined as 1 Pascal is defined as the pressure act when 1 Newton force is acting perpendicularly on the unit area, or it is unit area is equals to 1 meter cube or centimeter cube, और 1 Newton force जो लग रही होती है, so that is known as 1 Pascal. So हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट. What do you understand by the term buoyancy? Buoyancy term से आप क्या समझते हैं. बेसिकली एक फ्लूइड की जो टेंडेंसी होती है टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इनटू इट is called buoyancy. तो buoyancy एक tendency है of fluid. It is a tendency of a fluid to exert an upward force, to exert an upward force when a body is immersed in it, when a body is immersed into it. जब वो उसके अंदर इमर्ज करती है तो वो टेंडेंसी जो फ्लूइड की है उसे हम बायंसी बोलते हैं. सो अब हम अपना फिफ्थ पार्ट देखते हैं. व्हाई डज अ मग फुल ऑफ वाटर फील्स लाइटर इनसाइड अ वाटर. क्या आपका स्टूडेंट्स तो एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं होगा जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जब आप एक बकेट को वाटर के अंदर रखते हैं तो वो क्यों लाइटर होती है एज कम्पेयर टू हम उसे बाहर निकाल लेते हैं. सो इसका रीजन ये है कि जब मग फुल ऑफ वाटर होता है वो लाइटर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द बायन फोर्स. उसमें बायन फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से वो लाइटर फील कराता है. सो बिकॉज ऑफ बायन फोर्स जब हम उसे बाहर निकाल लेते हैं तो वो फोर्स एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उसका वेट एक्ट करता है जो हमें हैवी लगता है और ज्यादा प्रेशर लगता है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार, each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? So students, आपने एक बैग ऑफ कॉटन लिया है और एक आयरन बार लिया है. दोनों का जो मास है वो 100 kg है, बट आप जब मेजर करते हैं वेइंग मशीन में दोनों का मास 100 kg है. बट इन रियलिटी एक ज्यादा हैवी है दूसरे से. क्यों है आपको इसका
रीजन देना है। सो स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है कि जब आपके पास आयरन बार है वो हैवियर होता है कॉटन बैग से, बिकॉज ऑफ द रीजन कि सरफेस एरिया जो कॉटन बैग का है वो लार्ज होता है देन आयरन बार। आयरन बार का सरफेस एरिया छोटा है और आपको पता है कॉटन एक्सपैंड करती है। सो ड्यू टू दिस जो आपका सरफेस एरिया है ऑफ कॉटन, सरफेस एरिया ऑफ कॉटन वो हैवियर होता है टू द सरफेस एरिया ऑफ आयरन बार। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका जो हैंड्स जो मोर बायंट फोर्स एक्ट करती है ऑन द बैक दैट ऑन बार, जिसकी वजह से प्रेशर पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। सो सरफेस एरिया कॉटन का ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है इस पे एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑन आयरन बार। सो उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिस मेक द कॉटन बैग लाइटर देन इट एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल है उससे ज्यादा से कम फील करवाता है। फॉर दिस रीजन द आयरन बार एंड द बैग ऑफ कॉटन शो द सेम मास ऑन द वेइंग मशीन। इन एक्चुअल द मास ऑफ कॉटन बैग इज मोर देन दैट ऑफ आयरन बार। असलियत में उसका एक्चुअल जो मास है वो ज्यादा है आयरन बार का, बट वो दोनों को सेम फील कराता है बिकॉज ऑफ प्रेशर कम हो जाता है एरिया ज्यादा होने की वजह से। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Is the Archimedes principle applicable to gases? क्या आपका Archimedes principle gases पे भी applicable है? So students, of course yes, क्योंकि Archimedes principle जो है वो applicable होता है फ्लूइड्स पर, और फ्लूइड्स में हमने पढ़ा है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी गैशियस मटेरियल होता है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं, और वो एप्लीकेबल टू फ्लूइड्स है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू गैशियस। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do sewing needles and all pins have a sharp point tip? क्यों स्विंग नीडल्स या फिर पेन्स की एक शार्प टिप पॉइंट होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स शार्प टिप पॉइंट? सो स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपका इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। आप देख सकते हैं जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना कम एरिया होगा, या एज वाइस वर्सा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। सो ड्यू टू दिस जब अगर आपको प्रेशर ज्यादा लगाना है, दैट मीन्स कि आपकी प्रेशर ज्यादा हो तो आपको एरिया कम रखना पड़ेगा। वी पिन अप द पेपर्स और स्विंग द नीडल्स, वी अप्लाई फोर्स ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, लार्ज प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है हमें छोटे से एरिया में। दैट्स व्हाई स्विंग नीडल्स और ऑल पिन्स के शार्प पिन पॉइंट होते हैं, ताकि आप उसमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सके। आप उसे जब किसी भी पेपर में आपको पिन्स लगानी है कुछ भी, आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर सके, इस वजह से आपका एरिया जो है वो कम होता है। So now move on to the next question. The weight of an empty glass is 1 Newton when completely filled with water. The glass weighs 4 Newton. If you now throw the water away and fill the glass partially with sand, the weight becomes 4 Newton. If the rest of the glass is now filled up with water, the weight becomes 6 Newton. What is the relative density of sand? So it's basically यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपने एक weight empty glass का क्या था 1 Newton. When completely filled with water, the glass weighs 4 Newton. जब वो खाली था तब 1 Newton था, आपने पानी भर दिया 4 Newton हो गया. If you now throw the water away and fill the glass partially with sand, आपने पानी फेंक दिया, ग्लास को आपने partially sand के साथ भरा, तब वो 4 Newton हो गया. If the rest of the glass is now filled up with water, बाकी का बचा हुआ पानी से भर देते हो तो weight जो है वो 6 Newton हो गया. So हमको बताना है relative density sand की क्या होगी. So students, यहाँ पे हम देखेंगे आपको जो weight of empty glass given है, that is वो आपको 1 न्यूटन गिवन है. वेट ऑफ ग्लास फिल्ड विद वाटर आपको कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन. सो यहां से आपका वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन ग्लास क्या आ गया, आपका वाटर बेसिकली जो था उसका वेट क्या आ गया, दैट इज वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन ग्लास. कि बेसिकली जब दोनों का वेट होगा तो बेसिकली वेट वाटर का क्या है जो ग्लास में फिल किया गया है 4 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू न्यूटन. मतलब वेट ऑफ वाटर क्या है 3 न्यूटन. सिंस वेट इज इक्वल टू mg होता है स्टूडेंट्स, वेट इज इक्वल टू mg होता है. यहाँ पे हम g हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसके थ्रू आपका मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा ग्राम, दैट इज वेट अपॉन g. तो यहाँ से आपका वेट क्या है स्टूडेंट 3 और g की वैल्यू 10 है, दैट इज आपका मास क्या आ गया 0.3 kgs. नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर आपको क्या पता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ
water. So वो क्या होती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है. नाउ सिंस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर 3 न्यूटन, या फिर आप एम्प्टी ग्लास ले लीजिए, उसका क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी. तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगी, जब आप बात कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे जब आपका 3 न्यूटन जो वाटर आपने रखा हुआ है तो उसका मास क्या आएगा, मास जब आपने 3 न्यूटन वाटर बेसिकली रखा है तो वो क्या आएगा, आपका मास इज इक्वल्स टू आपका बेसिकली आपका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम आपको निकालना है. देखो स्टूडेंट्स, मास आपको पता है क्या आ गया था, आपका मास 0.3 kg. आपका डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 3 न्यूटन वाटर वेट जो लग रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 1000, that is density of water. So ये आंसर क्या आ गया, 3.0 multiplied by 10⁻⁴ मीटर क्यूब. सो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन जहां पे आपका वॉल्यूम आ गया जब आपका 3 न्यूटन वेट अप्लाई हो रहा था. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेट ऑफ ग्लास प्लस पार्शियली फिल्ड सैंड जो आपका आया है. सो स्टूडेंट्स, आपका जो वेट है आपका ग्लास का प्लस वेट ऑफ ग्लास प्लस आपका जो पार्शियली फिल्ड आपने सैंड लिया था दैट इज पार्शियली फिल्ड सैंड. वो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो इक्वल्स टू 4 न्यूटन आया था जब आपने एम्प्टी ग्लास में अपने सैंड फिल किया पार्शियली, विच इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन. सो आपका वेट ऑफ पार्शियली सैंड मींस बेसिकली ये जो पार्शियली आपकी सैंड है इसका वेट किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस 1, क्योंकि 1 न्यूटन आपका वेट ऑफ ग्लास है. सो इक्वल टू 3 न्यूटन आ गया. मींस आपका पार्शियली फिल्ड सैंड जो है वो भी इक्वल्स टू 3 न्यूटन वेट है. सो दैट मींस कि आपका जो मास ऑफ सैंड आ जाएगा, मास ऑफ सैंड वो इक्वल्स टू 0.3 kg आ जाएगा. जैसे हमने अपना वाटर का निकाला था वैसे हमने इसका मास निकाल लिया. तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब आपको पता है ये आपका मास ऑफ सैंड आ गया. अब हमें पता है अगला हमने क्या किया था, उसमें पानी भर दिया था. तो वेट ऑफ ग्लास प्लस हमने उसमें सैंड भर दिया प्लस हमने उसमें वाटर भर दिया. सो ये किसके इक्वल आया, ये आया 6 न्यूटन के इक्वल आया है. सो यहाँ से आपका बेसिकली वाटर इन ग्लास का वेट क्या हो जाता है, वाटर इन ग्लास जो क्योंकि वो मिक्स होके आया तो उसकी डेंसिटी अलग होगी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 इसका वेट है, सैंड का वेट आ गया आपका 3 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल्स टू -4 जो कि आपका 2 न्यूटन. 2 न्यूटन इज द वेट ऑफ वाटर इन ग्लास. सो स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से हम एक चीज निकाल सकते हैं. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम पहले तो ये निकाल सकते हैं, हमें पहली इक्वेशन क्या थी, ये वाली जो आपने निकाली थी कि आपका जो वॉल्यूम आया था 3 न्यूटन का, आपके पिछले आपने पेज पे देखा था कि आपका जो वॉल्यूम आया था दैट वाज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आपका वॉल्यूम आया था. तो उस वॉल्यूम को यूज करके स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऑक्यूपाई होगा दैट इज आपका उस सेम इक्वेशन की तरह वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय 2 न्यूटन की वजह से जैसे वहां पे आया था यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर क्यूब. जैसे वहां पे आपका वॉल्यूम आया था ना 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, हमने यहाँ पे सिमिलरली करके सेम निकाल लिया. तो यहाँ पे भी वेट ऑफ वाटर ही आ रहा है बट 2 अलग अलग केसेस है. तो दैट्स व्हाई वाटर का वो जो आपका चेंज है वॉल्यूम चेंज है. तो देयरफॉर वाटर ऑक्यूपाइड बाय सैंड, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है सैंड वो क्या कर रही है, सैंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आपका वाटर आ गया तब जब आपने सैंड के साथ भरा, वो आपका अकेला वाटर था जो आपने सिर्फ वाटर भरा था. तो यहाँ से आपका सैंड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, बेसिकली आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन. सो ये आपका आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब. सो देयरफॉर आपकी डेंसिटी ऑफ सैंड क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ सैंड इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो आप मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे, आप यहाँ पे वॉल्यूम अपना ये लेंगे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड आया है और मास हमारा 0.3 kg आया था. तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3000 kg पर मीटर क्यूब. सो देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, 3000 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 3. सो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड इज इक्वल्स टू 3. So now move on to the next question. A solid weighs 50 gf in air where gf is gram force and 44 gf when completely immersed in water. Then calculate the upthrust, volume of the solid, relative density of the solid and given density of water plus
which is equals to 1000 kg per meter cube, and the second आपको जो निकालना है that is the volume of a 350 seal teen, 50 gram steel teen is 200 cubic per centimeter. Find the density of the teen in gram centimeter cube. Also find the density in SI unit. So first students हम यहाँ पर जो solve करेंगे वो हमारा first part solve करेंगे. तो first part का जो हमारा हमें दिया हुआ उसका हम solve करेंगे. तो first हम A part से start करते हैं. So first part का A part. सो यहाँ पे हमें अप थ्रस्ट फाइंड आउट करना है. बेसिकली स्टूडेंट्स जो अप थ्रस्ट होता है वो इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस दैट इज वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर होता है. सो यहाँ पे आपको एयर में जो वेट दिया गया है दैट इज 50 एंड जो आपको वाटर में वेट दिया गया दैट इज 44. सो ये क्या आ गया आपका 6 GF दैट इज विल बी इक्वल्स टू 0.0588 न्यूटन. सो ये आ गई आपकी फोर्स जब आपने इसे चेंज किया न्यूटन्स में. अब हम बात करते हैं हमारे बी पार्ट की जो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो लेट वी बी द वॉल्यूम. आपने वॉल्यूम क्या ले लिया, आपने वी अज्यूम कर लिया है. सो यहां से आपका अप थ्रस्ट क्या आ जाता है, अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो ऑफ वाटर दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ग्राम. सो वी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय जी विच इज 9.8. ये किसके इक्वल आ गया 9800 V के इक्वल आ गया. सो स्टूडेंट्स यहां से हमारा क्या आ गया, ये आपका आ गया 9800 V जो आपका अप थ्रस्ट यहां से निकला है, प्लस आपको जो अप थ्रस्ट आपने पहले निकाला था वो किसके इक्वल था 0.0588. तो यहां से आपका V क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू 0.6 दैट इज 5 zeros ये आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय दैट इज 6 मीटर क्यूब और इट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा. नाउ हम सी पार्ट देखते हैं. स्टूडेंट सी पार्ट में हम देखेंगे हमें मास ऑफ सॉलिड क्या गिवन है 50 ग्राम्स. सो मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स गिवन है. वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्यूब है. सो हमारी डेंसिटी क्या जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass upon volume which is equals to 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी. तो यहाँ से आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है जो आपको निकालनी है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड. तो वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी डेंसिटी 8.33 है और वाटर की डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम क्या होती है 1. सो ये क्या आ गया 8.33. सो ये तो आपकी आ गई स्टूडेंट्स रिलेटिव डेंसिटी. नाउ हम हमारा बी पार्ट दैट इज सेकंड हमारा सॉल्व करेंगे. तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन था कि आपका वॉल्यूम जो है सील टीन का 350 ग्राम सील टीन इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर. आपको डेंसिटी फाइंड करनी थी इन सीजीएस सिस्टम दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड आल्सो फाइंड द डेंसिटी इन एसआई सिस्टम. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपको मास क्या गिवन है 350 एंड जो आपको वॉल्यूम गिवन है दैट इज 200. सो यहाँ से आपका डेंसिटी क्या आ गया 1.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी हम देखेंगे इन एसआई यूनिट्स में क्या आ जाएगी 1750 kg पर मीटर क्यूब. सो ये हमने इसे चेंज कर लिया, ये आ गई 1750 पर मीटर क्यूब kg per meter cube. So now move on to the next question. Prove that the loss in weight of a body when immersed wholly or partially in a liquid is equal to the buying force or upthrust force, and this loss is because of the difference in pressure exerted by liquid on the upper and lower surfaces of the submerged part of the body, and draw the required diagram. So students first हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक सिलेंड्रिकल बॉडी जो कि है PQRS ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जिसे हमने सबमर्ज किया एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है रो. एज हम जो हमारी फिगर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट हम साथ साथ फिगर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट. हमने फर्स्ट एक सिलेंडर लिया है, यहाँ पे हम एक छोटा सिलेंडर ले रहे हैं, ये आपका सिलेंडर है सपोज, ये आ गया. हमने इसकी डायमेंशंस क्या ले ली PQRS और इससे हमने एक और बीकर है ये हमारा, इसके अंदर हमने इसे रखा है जो कि एक वाटर में है और ये आपका पानी का लेवल है, यहाँ पे ये आपका पानी के अंदर है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा,
और ये जो आपने रखे इसका जो लिक्विड है जिसका आपकी डेंसिटी है रो. सो लेट द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी जो पी क्यू है वो एट विद डेप्थ ऑफ H1 है, कि ये जो पी है पानी से इसकी डेप्थ है H1, और while the lower surface जो है जो RS है वो आपकी डेप्थ पे है H2. सो दैट इज टोटल आपकी जो डेप्थ है, मीन्स ऊपर से अगर आप जैसे कि मतलब आप ये वाली डेप्थ में, जैसे ये जो आपकी पूरी डेप्थ है दैट इज ये आपका H2 डेप्थ पे है. आपका ये वाला बेसिकली जो फेस है वो आपका H2 डेप्थ. तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा ऑन द अपर सरफेस PQ एट डेप्थ H1 वो किसके इक्वल आएगा, P1 इज इक्वल टू H1 रो G. और जो डाउनवर्ड थ्रस्ट आएगा ऑन द सरफेस PQ वो किसके इक्वल आएगा, F1 इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. सो ये आ जाएगा H1 रो G A. सो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अगर हम H2 डेप्थ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू H2 रो G. एंड अगर हम इसी के थ्रू हमारी RS जो लोअर सरफेस है उस पे फोर्स देखते हैं अब थ्रस्ट, वो आ जाएगी F2 इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया दैट इज H2 रो G A. सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. As we know that the liquid pressure is the same at all points at the same depth, कि liquid pressure जो same रहता है all the depths at same point, तो जो horizontal thrust हो जाता है at various points on the vertical sides of the body get balanced. So from equation 1 and 2 we can deduce that, हम क्या deduce कर सकते हैं students, that is F2 is greater than F1 as H2 is greater than H1. So hence the body will experience net upward force, वो experience करेंगी. So resultant upward thrust on the body will be equals to FB equals to F2 minus F1. So ये किसके इक्वल आ गई, H2 रो GA minus H1 रो GA. So यहाँ से आपका FB किसके इक्वल आ गया, A H2 minus H1 रो G. But as we know कि आपका AH2 minus H1 is the volume of the liquid submerged in the लिक्विड. सो आपका ये क्या है, वॉल्यूम लिक्विड का जो सबमर्ज हुए इन द लिक्विड. सो देयरफॉर आपका अप थ्रस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर आपका अप थ्रस्ट आ गया इक्वल्स टू V रो G. यहाँ पे V रो G क्या है, इट इज अ वॉल्यूम लिक्विड displaced multiplied by the density of the liquid multiplied by acceleration due to gravity. ये आपका क्या आ गया, अपवर्ड थ्रस्ट. जिसे आप और क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये आपका दोनों मिलके क्या बता देते हैं, आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. सो हेंस आपका अप थ्रस्ट किसके इक्वल आ गया, आपका अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, की जो आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ था बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी उसके इक्वल आ गया. सो आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई. नाउ टेक अ सॉलिड नाउ एंड सस्पेंड इट बाय अ थिन थ्रेड फ्रॉम द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. से आप एक सॉलिड को सस्पेंड करेंगे, उसका जो आप वेट है नोट करेंगे. इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, आपके डायग्राम से जो हमने पीछे बनाया उससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ वेट इन एयर टू द वाटर है. दैट इज आपका क्या बोल सकते हैं आप इसे, दैट इज वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो यहाँ से लॉस इन द वेट क्या आ जाएगा, लॉस इन वेट किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी of water. So loss in weight किसके इक्वल आ जाएगा, loss in weight will be equals to weight of water displaced. तो यहाँ से क्या आ गया आपका, loss in weight will be equals to weight of water displaced. So ये आ गई आपकी स्टूडेंट्स फोर्थ इक्वेशन. सो यहाँ से अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आ गया कि loss in weight will be equal to अब थ्रस्ट होता है. सो हेंस प्रूफ. सो यहाँ से आपका हो गया ये प्रूफ खत्म. सो हेंस प्रूफ. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 0.03 meter on surface is 10 pascal. So calculate the thrust exerted by the cube. So students यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको साइड ऑफ द क्यूब क्या गिवन है, 0.03 meters. Hence यहाँ से आपका एरिया क्या जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मींस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.03. So ये किसके आवाज है, 0.0009 मीटर स्क्वायर. सो हेंस आपका प्रेशर किसके इक्वल है, प्रेशर आपको क्या दिया गया है, 10 पास्कल. सो नाउ यहाँ से आपका थ्रस्ट क्या आ गया, थ्रस्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है स्टूडेंट्स. यहाँ से थ्रस्ट इज इक्वल्स टू
sorry students, it is multiplied by area, because pressure is equals to force upon area होता है, so thrust will be equals to pressure multiply by area. So यहाँ से thrust क्या आ जाएगा आपका 10 multiply by 0.0009 is equals to 0.009 Newton. So ये आ गया आपका thrust. So now move on to the next question. State the mathematical formula that relates thrust and pressure. List the factors on which the pressure depends and explain how it depends on them. So students, mathematical formula जो thrust और pressure के लिए है वो क्या है? That is pressure is equals to force upon area, और force क्या होता है हमारा thrust divided by area. So ये तो है हमारा mathematical formula, और ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये जो pressure है यहाँ पे, first pressure depends on the thrust, it is directly proportional to the thrust, and second it is inversely proportional to area जो उस पे जिस एरिया पे वो अप्लाई हो रहा है. So this is the solution for the given question. Now define and pressure and give its SI unit. So what is pressure students? Pressure क्या होता है basically? As we know, pressure is equals to force upon area. जब हम 1 न्यूटन which is equals to force upon area, जिसके यूनिट्स होते हैं पास्कल, जिसे हम PA से डिफाइन करते हैं, और हम इसे कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये होगा इसके यूनिट्स. एंड प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? 1 पास्कल इज डिफाइंड एज जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द एरिया ऑफ पर यूनिट स्क्वायर, दैट इज पर यूनिट एरिया. सो वो हमारी 1 पास्कल हमारी फोर्स 1 पास्कल हमारा प्रेशर होता है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जब हम कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज pressure. So students, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can comment on the comment section, या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता so वो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, या आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से मिलता है जो आपसे क्लियर नहीं हो रहा है so you can comment on the comment section. I will surely assure you that मैं उससे जरूर आपके लिए रिप्लाई करूंगी और आपको उसके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. So अगर आपको कोई भी डाउट है then you can comment on the comment section. With this we came to an end of this video, so I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Vansi signing off. We'll meet in the next video with a new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information please visit on our website, that is diyaeducates.com.